नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल 50 से ज्यादा कॉलोनियों में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। डीटीपी इंफोर्समेंट की टीम ने अवैध निर्माण गिरा दिए हैं। दादासिया सरूरपुर के रावली में यह अवैध कॉलोनी बनी थी। 15 से ज्यादा जगह पर अब तक तोड़फोड़ की जा चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 15 से ज्यादा जगह पर अभी तक तोड़फोड़ की जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। 50 से ज्यादा कॉलोनियों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। डीटीपी इंफोर्समेंट की टीम ने अवैध निर्माण गिरा दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से। ददसिया सरूरपुर के रावली में यह अवैध कॉलोनी बनी थी। 15 से ज्यादा जगह पर अभी तक तोड़फोड़ की जा चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब इन कॉलोनियों का निर्माण होता है तो उस वक्त आखिरकार प्रशासन कहां होता है। 50 से ज्यादा ऐसी कॉलोनीज हैं जिन पर प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। डीटीपी इंफोर्समेंट की टीम ने यह अवैध निर्माण गिरा दिए हैं। दादसिया सरूरपुर के रावली में यह अवैध कॉलोनी बनी थी। बड़ी जानकारी फरीदाबाद से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूरे महीने में 15 से ज्यादा जगह पर कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि डीटीपी की तरफ से कहा गया कि जमीन मकान लेने से पहले उनकी जांच की जाए। फरीदाबाद में एक तरफ जहां बिना एनओसी के की गई रजिस्ट्रियों की जांच चल रही है, तो वहीं डीटीपी इंफोर्समेंट की टीम ने 50 से ज्यादा कॉलोनियों में अवैध निर्माण को धराशायी करने का काम किया है। फरीदाबाद में अवैध रूप से बसाई जा रही दर्जनों कॉलोनियों में हो रहे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। डीटीपी नरेश कुमार की माने तो कोरोना संकट के बीच अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई थी, लेकिन उनकी टीम लगातार भूमाफियाओं और बिल्डरों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। जुलाई में ही ददसिया सरूरपुर के रावली समेत कई जगह बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया। पूरे महीने में 15 से ज्यादा जगह पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया है। कार्रवाई लॉकडाउन के बाद हमने एक ज़बरदस्त अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि कुछ भूमाफिया ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के और अवैध कॉलोनी में निर्माण शुरू कर दिया था। तो ये हमने 9 तारीख से शुरू किया था, 9 जून को, और उसके बाद ये लगातार अभियान चल रहा है। पिछले महीने हमने 10 डेमोलिशन ऐसी एग्जीक्यूट किए हैं जिसमें भारी संख्या में मकानों को तोड़ा गया है, और लगातार इस महीने भी हमने 15 डेमोलिशन किए हैं जिसमें 60 से 70 कॉलोनियों में अवैध निर्माण हुए, बड़े बड़े मकानों को तोड़ा गया है। तो कौन कौन सी कॉलोनियाँ हैं ये कॉलोनियाँ इधर नहर पार थी और बल्लभगढ़ एरिया में थी, और कुछ इधर सरूरपुर एरिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जरा आप विस्तार से बताएं। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए डीटीपी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार जो अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं उनके खिलाफ में एक अभियान छेड़ा गया है, और ये जून के महीने से इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि कोरोना काल के बीच में अधिकारियों की एक जो नफरी है वो कोरोना की तरफ, कोरोना से बचाव की तरफ टीम को लगाया गया था। लेकिन इस बीच में जिस तरह से शिकायतें लगातार डीटीपी को मिल रही थी कि अवैध कॉलोनियां भी इसी बीच में बसाई जा रही है, और कुछ बिल्डर और कुछ भूमाफिया आकांक्षा फरीदाबाद में कहीं ना कहीं हावी होते दिखाई दे रहे हैं, और इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि चूंकि जो अधिकारी हैं वो कोरोना से निपटने में जुटे हुए हैं, तो उस बीच में उन्होंने अवैध बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए थे। और इसी तमाम चीजों को लेकर डीटीपी नरेश कुमार की तरफ से एक टीम बनाई गई थी, जिसने अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग दर्जनों कॉलोनियां ऐसी नई तरह की काट दी गई। नई कॉलोनियां, चाहे ददसिया की बात करें, किरावली की बात करें, इसके अलावा सरूरपुर इलाके में भारी तोड़फोड़ की गई। तमाम तरह के जो अवैध मकान थे वहां बनाए गए थे, और उनके खिलाफ में एक अभियान छेड़ा गया। और जिस तरह से खुद डीटीपी नरेश कुमार कह रहे हैं कि जून के महीने में 10 ऐसी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा जुलाई के महीने में 15 लगातार जो डेमोलिशन ड्राइव है वो लगातार जारी रही, और इस बीच में साफ तौर से डीटीपी नरेश कहते दिखाई दिए कि इस बीच में अवैध जो बिल्डर हैं, भूमाफिया हैं, उनके बीच में आम लोग फंसते हैं, और आम लोगों को उन्होंने खुद सलाह ये दी है कि वो बिना एनओसी की कोई जमीन ना खरीदें, वहां कोई मकान ना बनाए। इस बीच में देखिए राज्य सरकार की तरफ से आकांक्षा रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई थी, और इसकी वजह भी यही थी कि अवैध रजिस्ट्रियां हो रही थी, और अवैध रजिस्ट्रियों का मतलब सीधा सा है कि वहां अवैध
कॉलोनियां काटी जा रही हैं, अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर जहां राज्य सरकार ने रोक लगाई, तो वहीं डीटीपी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक ये बड़ा अभियान इन भूमाफियाओं की कमर तोड़ने के लिए फरीदाबाद में शुरू किया गया, जो अभी तक लगातार जारी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता देवेंद्र कि काफी देर हो जाती है इस तरह की कार्रवाई करने में प्रशासन की तरफ से? क्या जब ये अवैध तरीके से निर्माण करा जाता है उस वक्त प्रशासन कहाँ रहता है? बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, सवाल कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट पर भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े जो निर्माण हो जाते हैं वो किसकी सह पर निर्माण होते हैं, और जब तोड़ा जाता है तो आखिर शिकायत के बाद में उन्हें क्यों तोड़ा जाता है। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए पहले से ही डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं मौके पर क्यों नहीं पहुंचते हैं, और इन तमाम तरह के जो अवैध निर्माण है उन पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं। लेकिन साफ तौर से कुछ महीने पहले ही डीटीपी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक पूरे फरीदाबाद में जितने भी तमाम तहसीलें हैं वहाँ एक बाकायदा बोर्ड लगाए गए थे, और उसमें बाकायदा फरीदाबाद का नक्शा दिखाते हुए कॉलोनियां, जो ऐसी कॉलोनियां जो अवैध हैं, जहां एनओसी नहीं है और जहां लोग मकान खरीदने के लिए या जमीन खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, वो पहले तहसील में उस लिस्ट को देख लें, उसके बाद में वहां मकान खरीदें या जमीन खरीदें। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं रजिस्ट्रियों का जो घालमेल हुआ और भूमाफियाओं के सह पर रजिस्ट्रियां होती रही, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और न केवल डीटीपी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट पर बल्कि रजिस्ट्रियां जो तहसील में हो रही हैं वहां के भी तहसीलदार, कर्मचारी और अधिकारियों पर भी ये सवाल पहले से ही उठते आ रहे हैं। इस बात की अब रजिस्ट्रियों की जांच भी की जा रही है कि आखिर अवैध निर्माण किसकी सह पर हो रहे हैं, और जो अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, अवैध रजिस्ट्रियां हो रही है, वो आखिर किसकी सह पर हुई। और इस कोरोना काल के बीच में, खासतौर से आकांक्षा कोरोना काल के बीच में जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी अब जांच की जा रही है कि आखिर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, आखिर कौन कौन से अवैध निर्माण जहां हुए हैं, अवैध कॉलोनियां कटी हैं, वो कौन सी है। इन तमाम चीजों की जांच है, और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी वो भी इस बात की जांच के घेरे में है कि उनकी सह आखिर कितनी रही ऐसे भूमाफियाओं या बिल्डरों को लेकर। बिल्कुल, कार्रवाई तो इन तमाम सहयोगियों पर भी होनी चाहिए। देखिए, यही वो सहयोगी हैं जिस तरह से अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच बीटीपी की तरफ से देखिए ये कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान इस तरह का अवैध निर्माण हुआ है। पुलिस की सख्ती थी लॉकडाउन में, कैसे इतनी बड़ी अवैध निर्माण को अंजाम दे दिया गया, प्रशासन की नजर तक नहीं पहुंची, अब कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल देखिए, आकांक्षा डीटीपी हो चाहे और बाकी के अधिकारी हो, तमाम अधिकारियों के पास एक बहाना है कोरोना का, कि तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कोरोना से निपटने में जुटे हुए थे और उनकी एक मूवमेंट कोरोना से निपटने को लेकर की जा रही थी। लेकिन इस बीच में खुद डीटीपी खुद मान रहे हैं इस बात को कि कोरोना के बीच में कहीं ना कहीं अवैध निर्माणों में जिस तरह से बढ़ोतरी देखी गई, उसी को लेकर ये अभियान चलाया गया, ये ड्राइव चलाई गई, और तमाम जो दर्जनों भर कॉलोनियां जो काट दी गई अवैध, जो यमुना किनारे की हम बात करें, चाहे सरूरपुर एरिया है, बल्लभगढ़ का, वो खुद जिक्र हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पूरे ओवरऑल फरीदाबाद जिसकी 24 लाख की आबादी, और इस बीच में कामगार यहाँ बहुत संख्या में रहते हैं, क्योंकि औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है, और ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं कहीं ना कहीं वो और देवेंद्र, अब देखना होगा कि देखिए कह तो दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से आगे इन अवैध निर्माण पर रोक लगती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अब बात पानीपत की करेंगे, क्योंकि पानीपत के अंदर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। दरअसल 3 मासूमों की हत्या के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। बिंजौल गांव में हजारों लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। लघु सचिवालय के सामने इन लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचा और पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ लगातार इन लोगों की तरफ से नारेबाजी की जा रही थी। पानीपत से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी इन लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। 3 मासूमों की हत्या के खिलाफ इन लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरह से भारी पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल भी इन प्रदर्शनकारियों पर किया गया। लघु सचिवालय के सामने ये तमाम प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर है किस तरह से पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई, इन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की गई और पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी इस दौरान करना पड़ा। लेकिन ऐसे में आपको यह भी बता दें कि 3 मासूमों की हत्या की गई, जिससे ये लोग नाराज थे और उसके बाद इन लोगों की तरफ से ये कड़ा कदम उठाया गया और प्रदर्शन की बात कही गई और अब तस्वीरें आपके सामने हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या अभी भी प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पानीपत का गांव बिंजोल है उसमें करीब 1 महीना पहले 3 मासूम बच्चों की
मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने एक पुलिस हाउस के मालिक व उसके जो कारीगर हैं उन पर आरोप लगाया था कि इनके द्वारा इन मासूमों की हत्या की गई है। जिसके बाद जो परिजन है वो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। बिल्कुल, और गिरफ्तार नहीं किया, इसी बात से नाराज थे। शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम में अवैध रजिस्ट्री को लेकर डिप्टी सीएम की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी, यह बात दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही गई है। अधिकारी की मिलीभगत मिली तो आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा, यह बात भी दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, दुष्यंत चौटाला कहते हुए नजर आए। बड़ी जानकारी, बिना एनओसी के जो रजिस्ट्री हुई उनकी जांच जारी है, यह बात दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही गई है। गुरुग्राम में अवैध रजिस्ट्री पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से बयान सामने आया। विपक्ष तो काम क्या है? आज के दिन कोरोना में उनने कर क्या दिखाया? ऐसे ऐसे विपक्ष में लोग बैठे हैं जो मेरे ख्याल से 4 महीनों में लोगों के बीच तो कहीं गए नहीं। केवल ये कहना कि जहां पैडी प्रोक्योरमेंट में फिजिकल वेरिफिकेशन कराई कमी पाएगी वो घोटाला है, शराब चोरी हुई माल खानों से उसकी वेरिफिकेशन कराई वो घोटाला है, और अब रजिस्ट्री के अंदर अगर इरेगुलरिटीज पाएगी तो घोटाला है। अगर सरकार इनको छुपाए, एक्शन ना ले और जो लोग ये गड़बड़ी उनको बचाने का काम करे, तब तो एक स्कैम है। ये तो इफेक्टिवनेस है गवर्नमेंट की कि वो कहीं इरेगुलरिटीज थी तो उसमें पीछे नहीं हट रही। अगर आप ये बोलो कि पैडी की प्रोक्योरमेंट में जो आज के दिन एक्शन हरियाणा सरकार ने लिया है, मैं कहता हूँ कि देश के किसी राज्य में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा एक्शन ले पाए। ये इफेक्टिवनेस है हरियाणा सरकार की कि हमने हमारे सीएमआर का जितना पैडी था उसकी अवेलेबिलिटी कराई, जहां हमें कमी पाएगी हमने वहां पर पेनल्टी लगाने में और लोगों की मिल्स के आने वाले समय में परमिट कैंसिल करने में देरी नहीं करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए दुष्यंत चौटाला की तरफ से साफ कर दिया गया है अवैध रजिस्ट्री को लेकर कि जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज दुष्यंत चौटाला जब इस बैठक में भाग ले रहे थे तो उसके बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरह से रजिस्ट्री अवैध की गई और बिना एनओसी की जो रजिस्ट्री की गई उसमें कोई भी कर्मचारी या अधिकारी संलिप्तता मिलती है उसकी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई यहीं तक नहीं होगी कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए, बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर भी आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि हरियाणा भर में इस तरह से जो रजिस्ट्री हुई वो बिना एनओसी के हुई, यानी कि एक अवैध तरीके से हुई, और इसी को लेकर विभाग की जांच चल रही है। उसको लेकर सरकार बिल्कुल सख्त है और किसी भी सूरत में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जो भी संलिप्त बिल्कुल मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी इन तमाम अधिकारियों पर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन दुष्यंत चौटाला की तरफ से यह बड़ी बात। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे अंबाला से, जहां पर कोरोना की वजह से 15वीं मौत हो चुकी है। 56 वर्षीय महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। महिला के पति की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की कोरोना को लेकर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिले में कल 75 नए केसेस सामने आए थे और अभी तक अगर कुल मिलाकर हम बात करें जिले की तो 1447 लोग कोरोना से संक्रमित अभी तक जिले में पाए जा चुके हैं। अंबाला के अंदर इस वक्त 284 एक्टिव केसेस हैं, जबकि राहत की बात यह कि 1149 रिकवर भी हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर अंबाला से, जहां पर कोरोना की वजह से 15वीं मौत हो चुकी है। हालांकि जिस 56 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है उससे पहले उसके पति की भी इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। इसी बीच सीधा एक और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं, जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है पंचकुला के अंदर। दरअसल 30 नए कोरोना संक्रमित केसेस पंचकुला से सामने आए हैं और इसी बीच सीआरपीएफ के 12 जवान भी कोरोना से संक्रमित मिले हैं। जिले में कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं 498 लोग कोरोना से संक्रमित अभी तक हो चुके हैं और ऐसे में 255 एक्टिव केसेस है। 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और जितनी तेजी से कोरोना से संक्रमित मरीजों का ये आंकड़ा बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से बढ़ रही है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं। एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। ये नई गाइडलाइंस हम आपको बताएंगे
किस तरह से क्या कुछ इस दौरान बंद रहने वाला है और कौन कौन सी सेवाएं जारी रहने वाली हैं। हालांकि इस बार भी कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से और ढील दिए जाने का फैसला लिया गया है। विस्तार से आपको हम समझाते हैं कि अनलॉक 3 में आपको क्या क्या छूट मिलने वाली है। दरअसल आपको बता देते हैं कि 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू खत्म होने जा रहा है और इसके साथ साथ 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान भी खुलेंगे अनलॉक 3 के दौरान। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एसओपी और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 15 अगस्त का कार्यक्रम भी किया जाएगा और इसी बीच सभी को मास्क पहनना भी जरूरी रहेगा। अनलॉक 3 में क्या क्या खुलेंगे और क्या नहीं खुलेंगे, ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रहने वाली है। मेट्रो, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम ये सब बंद रहेंगी। मेट्रो भी और सिनेमा हॉल भी। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजक कार्यक्रमों पर इस दौरान रोक रहने वाली है और कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक पाबंदियां लागू रहेंगी अनलॉक 3 के दौरान भी। ऐसे में कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी, ये भी बड़ी जानकारी अनलॉक 3 के दौरान। और इसी बीच कंटेनमेंट जोन की जानकारी वेबसाइट पर शेयर की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही मंजूरी दी जाएगी। अनलॉक 3 के दौरान राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन में सख्त निगरानी रखेंगी। बड़ी जानकारी अनलॉक 3 की। और चलिए इसी बीच सीधा एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में स्कूल खोलने पर विचार दरअसल चल रहा है। 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने पर विचार चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। 2 सेशन में स्कूल शुरू किए जा सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में हरियाणा की तारीफ भी हुई है। बड़ी जानकारी, स्कूल खोलने की तैयारी इस वक्त हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही है। 2 सेशन में स्कूल खोले जा सकते हैं। अनलॉक एजुकेशन में हरियाणा की तारीफ हुई। उधर पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन के समय में फीस वसूलने का अधिकार दे दिया है, लेकिन अभिभावक इसके विरोध में उतर आए। पंजाब और हरियाणा सरकार को निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस लेने से तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे शुल्क लेने पर दोनों सरकारें सहमत नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस बाबत निजी स्कूलों को राहत दी गई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि फीस लेने से अभिभावकों पर बोझ पड़ेगा, ऐसे में सरकार आगे के बारे में सोच रही है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार से निर्णय लिए गए। हमारे जो हरियाणा के नाम से 4 चैनल हैं वो चलाए, केंद्र सरकार की तरफ से स्वयं प्रभा था उसके चलाए, हमने ऑनलाइन ऑफलाइन चलाया, व्हाट्सएप से हमने चलाया, कुछ और अन्य संगठन थे उन्होंने भी काम किया। तो हरियाणा में बहुत अच्छा उसमें काम हुआ है। और जब मैं MHRD मंत्री जो हैं उन्होंने हमारे से सारी पूछताछ उसके बारे में की थी, किस प्रकार से काम चल रहा है। उस दिन ही हमें लगा कि हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, पूरे देश के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। और अभी जो सर्वे कराया गया उसमें जो 3 स्टेट हैं जो नंबर 1 पे रहे हैं, तो उनमें से हरियाणा, गुजरात और हिमाचल है। तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। उन्होंने माना है कि बहुत अच्छा काम हरियाणा सरकार ने किया। मैं इसके लिए अपने जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने सबने प्रयास किया और हमारे सभी टीचर साहबानों का भी शुक्रिया करता हूँ कि हमारा तो निर्णय ये था कि ट्यूशन फीस लेने से ना जी स्कूल भी चल सकेंगे और अभिभावकों पे भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है वो कोर्ट में गए और कोर्ट की तरफ से उन्हें उनके पक्ष में जो निर्णय आया है, तो मेरा मानना अभी भी यही है कि क्योंकि जो कोरोना काल है इसमें ये तो सही है कि स्कूलों के लिए भी समस्या है, पर ये भी सही है कि अभिभावकों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनकी भी आमदनी तो नहीं बढ़ी है। तो हमारा रहेगा कि रिव्यू पिटिशन में जाएं और कोर्ट के सामने तथ्य रखेंगे कि आज की डेट में थोड़ा मुश्किल है अभिभावकों के लिए, उसमें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। सर, अभिभावकों के लिए तो सरकार सोच रही है, स्कूलों के लिए भी कुछ इस तरह का प्लान है कि कुछ राहत देने के लिए, कोई ग्रांट देने के लिए कुछ इस तरह का प्रावधान करने की आगे की है नीति सर, कुछ इस तरह का? क्योंकि वो भी टीचरों को हमने ट्यूशन फीस का तो पहले ही उनको यस कर दी थी कि ट्यूशन फीस वो ले सकते हैं। अगर कुछ और भी जिस प्रकार से कुछ उन्हें बातें हमारे सामने रखी हैं, बिजली की बात उन्होंने रखी है और ट्रांसपोर्ट की बात कुछ रखी है उन्होंने, तो उस पर विचार करेंगे अगर कुछ संभव है तो। निर्णय लिया, मैंने अधिकारियों से कहा कि इसके बारे में आप एक जांच कर लें और जो बड़ी क्लास है 10वीं, 11वीं और 12वीं
तो उनको खोलने पर विचार कर रहे हैं अभी, लेकिन हम सबसे राय करने के बाद उसके बाद ही ये क्लास कोई शुरुआत करेंगे, स्कूलों में शुरुआत करेंगे, ताकि कोई इस प्रकार की समस्या भी ना सामने आए। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल खोलने में ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि आसपास के ही बच्चे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और हम पढ़ा भी सकेंगे। तो इसे जो क्लास आपने कहा 10वीं 11वीं 12वीं प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी ये लागू होगा उसमें? नहीं, ये अभी केवल हमने सरकारी स्कूल के बारे में कहा, और इसमें भी हम इस प्रकार की छूट देंगे कि जो अभिभावक भेजना चाहते हैं बच्चे को भेज दें। अगर कुछ लोग नहीं भेजना चाहते हैं तो कोई ये कभी कंपलसरी नहीं रखेंगे। इस प्रकार की सोच है हमारी, लेकिन जैसे बाद में जो भी निर्णय होगा सारी बात करने के बाद उसके बाद सेशन वाइज लगेगा सर, किस तरह मतलब? हाँ, एक बार में लगभग 15-16 बच्चों से ज़्यादा नहीं। अगर मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं या 35 हैं तो 2 बार में बच्चों को पढ़ाएंगे। और चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।